दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। जब से ये चर्चा शुरू हुई है कि वोट चोरी हो रहा है, जब से विपक्ष ने इस मामले को एक आंदोलन के रूप में सामने खड़ा किया है, तो सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या जो सर्वे आप टीवी चैनल्स पर ठीक चुनाव से पहले देख रहे थे, प्री पोल सर्वे या फिर एग्जिट पोल जो आप देख रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें भी क्या उसी एक पूरे जिसे कहते हैं एक चक्रव्यूह का हिस्सा थी या फिर वो बिल्कुल अछूते थे? कई सर्वे ऐसे थे जिनकी जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई। तो क्या वो सही थे जो गलत साबित हो रहे थे या जो सही थे वो हिस्सा थे? तमाम तरह की तस्वीरें हैं क्योंकि 2024 के चुनाव में आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने शेयर मार्केट के साथ में सर्वे कंपनियों का भी एक कनेक्शन बताया पॉलिटिकल पार्टी के साथ और एक ऐसा बवाल उस वक़्त खड़ा करने की कोशिश भी की गई जो कि पूरी तरह से धराशायी कर देती है उस विश्वास को जो कि आप चुनाव से पहले सर्वे के आंकड़ों पर करते हैं। अब वहीं पर जब से इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट को लेकर तमाम चर्चाएँ शुरू हो रही हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि जो सर्वे अभी तक कई बार बड़ी ईमानदारी से करके आते हैं और फिर बाद में उनको लगता है कि ये क्या हुआ? यहाँ तक कि हम कई मतलब वरिष्ठ पत्रकार जो कि ग्राउंड पर जा कर के चर्चा करके लोगों से मिलकर आए और बाद में बड़ा झटका लगा कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कई पत्रकारों ने हमारे चैनल पर ही ये बात कही भी कि सीट इतनी आएँगी, इतनी होंगी, लेकिन उतना हुआ नहीं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाक़ई में ये कैलकुलेशन जिनको हमने गलत समझा वो सही थे? हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं इस वक़्त विकास जैन जी। विकास जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझना चाहेंगे क्योंकि आप खुद इन तमाम चीज़ों से जुड़े रहे हैं। आपके खुद के सर्वे के हिस्सा आप रहे हैं और आपने खुद एक किताब लिखी जिसके अंदर आपने वोट चोरी का ज़िक्र बहुत पहले ही कर दिया, राहुल गांधी बहुत बाद में इस बात पर आए और भी बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो कि इसके साथ जुड़ी हुई हैं सीधे-सीधे। तो मैं किसको सही मानूँ विकास जी? जो लोग ये कह रहे थे ग्राउंड पर जाके जैसे कि 2022 का ही चुनाव मान लीजिए, तो लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो इतनी सीटें आएँगी, इतनी आएँगी, लेकिन जब आंकड़े आ रहे थे लोग हैरान हो रहे थे, ये कह रहे थे कि आंकड़े कैसे आ रहे हैं? ये तो होना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन वो आंकड़े चौंकाने वाले वाक़ई में लग रहे थे। अब तक लोग ये चर्चा करते हैं और पार्टियाँ भी वो ज़िक्र कर रही हैं कि हाँ, हमारे साथ ये हुआ था, इस वजह से हमारा ये हश्र हुआ, वरना हम भी जीत जाते और सत्ता पर बैठे होते। जी, नमस्कार विनीता जी। और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे जो है एक तकरीबन इस वक़्त 100 साल पुरानी विद्या है। 1907 से 1925 के बीच में अमेरिका में ये काफ़ी विकसित हुई और इसके बाद इसका काफ़ी बड़ा उपयोग अमेरिकन पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खासकर होने लगा। एक बड़ा सर्वे 1948 के इलेक्शन में था, जो गैलप ने किया था और गैलप उस वक़्त सबसे बड़ी सर्वे संस्था थी दुनिया की। और उस सर्वे में उन्होंने उस वक़्त न्यूज़पेपर में उनका अनुमान था कि एक कैंडिडेट जीतेगा और उन्होंने ये खबर अखबारों में दे दी। लगभग अमूमन लोगों ने माना कि ये कैंडिडेट जीत जाएँगे और वो खबर अखबार में छप गई। अब जब वो खबर अखबार में छप गई, अखबार सुबह 5 बजे निकल आए और जब परिणाम आए तो वो कैंडिडेट हार गए थे। इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई और उसके बाद गैलप जो पोल एजेंसी थी, उसने काफ़ी जिसको कहते हैं गिरावट देखी अपने बिज़नेस में भी और अपनी क्रेडिबिलिटी में भी। तो इससे ये तय होता है कि सर्वे कभी-कभी गलत हो सकते हैं। उसके गलत होने का कारण उस सर्वे के गलत होने का कारण यह था कि उसने कुछ वोटर्स को, जो कि स्विंग वोटर्स थे उस समय के, उनका अनुमान गलत लगाया था और उनको अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स में नहीं लिया था। आज स्थिति ऐसी है सर्वे की कि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अगर ब्लैटेंटली गलत भी होते हैं, इसके बाद भी तमाम तरह की राय वो लोग देते रहते हैं। कुछ लोग तो इस देश में भी नहीं रहते हैं, उनकी लोग उनके काम करते हैं यहाँ पर और बड़े प्रोफेशनल ढंग से वो अपनी बात रखते हैं। उनकी रूट्स इतनी अंदर तक हैं कि अगर वो कोई गलत बात भी कहते हैं, तो उनको अगले इलेक्शन में उस बात का कोई ज़िक्र नहीं उठाना है, कभी ये नहीं बताना है कि मैं गलत कहाँ हो गया हूँ या मैं सही कहाँ हुआ हूँ। कुछ लोगों की क्रेडिबिलिटी है, कुछ लोग अपनी पद्धति को बता के काम करते हैं सर्वे में और तरह-तरह की चीज़ें यहाँ हो गई हैं। अब इस वक़्त एक अलग विडंबना पैदा हो गई है। वो विडंबना इस तरह से है कि सर्वे
उन लोगों का किया जाता है जो वोटर्स हैं। अब जो वोटर्स हैं वो फिलहाल वोटर लिस्ट में हैं, हो सकता है जब इलेक्शन आएगा वो वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। क्या जो वोटर लिस्ट में हैं और वोट कर रहे हैं उनका वोट पड़ा भी है या नहीं पड़ा है, एक ये भी बड़ी माहौल की बात है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों से अपन सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे क्या उसमें पार्टिसिपेंट जो हैं वो सही बात कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। तो ये तमाम चीजें इस चीज को और कठिन बना देती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद अपनी पद्धति को भी बताते हुए सर्वे एजेंसी के ऊपर एक खतरा रहता है कि वो सही निकलेंगे या नहीं। कुछ सर्वे एजेंसीज बड़ी मेहनत करती हैं। मैं आज आपको चुनाव के सर्वे से हटके आज हिंदू पेपर में आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे की एक रिपोर्ट छपी है। वो रिपोर्ट बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से संबंधित है। उसमें 5 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी का हवाला दिया गया है उस सर्वे में। और उसमें यह बताया गया है कि आसाम, केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल ये राज्य होगा और दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। इसमें उन्होंने जो पाया कि मैक्सिमम अगर लोगों को जिनके पास वो दस्तावेज हैं, 11 दस्तावेज में से कुछ दस्तावेज वो वेस्ट बंगाल और दिल्ली के लोग हो सकते हैं जिनके पास 44% के आसपास वो दस्तावेज होंगे। मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत ही बुरी है, तकरीबन 11% लोगों के पास ही वो दस्तावेज है। अब आप एक बात मानिए कि अगर इन सारे लोगों का नाम, अब ये भी एक सर्वे है और ये सर्वे का बड़ा इनडायरेक्ट व्यवस्था है, तो इसमें कोई आकलन गलत होने का संभावना नहीं होती है। लोग बोल रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, सीएसडीएस की ऐसे सर्वे एजेंसी एक विश्वसनीयता है, वो अपना काम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से करते हैं। ये हम मतलब आज इलेक्शन कमीशन के मुकाबले या किसी दूसरी संस्था के मुकाबले उनकी पारदर्शिता और क्रेडिबिलिटी कहीं ज्यादा है लोगों के मन में। खासकर आप हम जैसे लोग जो इस व्यवस्था को समझते हैं वो जानते हैं इस बात को। अब अगर ये स्थिति है और आप 65 लाख वोट बिहार एसआईआर करके हटा देते हैं तो बात ये सिद्ध होती है कि जिन लोगों ने, जिनके नाम 1 जनवरी को इस लिस्ट में थे, जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में भाग लिया, वो 65 लाख लोग एक्चुअली वोटर लिस्ट में होने लायक ही नहीं थे। इलेक्शन कमीशन इस बात को खुद मान रहा है कि नहीं, हमारी जो वोटर लिस्ट थी पिछले साल वो ही गलत थी। अब अगर इस व्यवस्था को और इस बात को अगर ध्यान से देखा जाए तो बड़ी मुफीद बात निकल के आती है कि यार ये तो गड़बड़ है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने बोला भी कि नहीं, ये चीजें हैं। उसका बड़ा उल्टा उत्तर बीजेपी से आना इलेक्शन कमीशन से था। पर इस सब के ऊपर से उठ के एक बात सामने आई कि जो 65 लाख वोट आपने निकाले हैं उनका ब्यौरा आपको देना पड़ेगा, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये रोशनी की पहली किरण है। इससे बचते हुए अपन वापस उस पर आते हैं जो सर्वे की बात है। अगर सर्वे मान लेते हैं कोई एजेंसी बड़ी मेहनत से करती भी है और अगर वोटर लिस्ट से लेके और सारे बिंदु होते हैं उसमें हेर फेर हो जाता है और आपका सर्वे गलत निकल जाता है, तो कैसे माना जाए कि सर्वे गलत था और आप लोग गलत नहीं थे। तो ये स्थिति बड़ी बड़ी गंभीर हो गई है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई बड़ा नेता है और वो बड़ा नेता कुछ समझदारी से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत जाता है, घपला करके या कुछ और चीजें करके, और जीतता है, तो उसके पास तो डेमोक्रेटिकली ये राइट हो गया कि नहीं भाई, मुझे जनता ने चुना है। फर्स्ट पास द पोस्ट बैलेट में ये बात होती है कि भाई ये एक वोट से भी जीता तो इसको जनता ने चुना है। ये भूल जाते हैं अपन कि वो एक वोट से ही आगे है, तो जनता ने तो दूसरे को भी चुनने की कोशिश की, कहीं कुछ गलत हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी की भी अपनी विडंबनाएं हैं। पर जिस तरह से संस्था को अपनी क्रेडिबिलिटी से प्यार होना चाहिए, क्योंकि गलत होने पर अगर कोई दंड नहीं मिलता है तो आपको डर किस बात का। सिक्का उछालो, सही निकल गए तो ठीक, नहीं निकले तो इतनी सारी एंट्री केसेस आप और हम भी समझते हैं कि ये वैसा वाला सर्वे था और ये ऐसा वाला है, ये फोन पे है और हम बार बार जीत जाते हैं। तो ये सर्वे के साथ थोड़ा सा अन्याय होता है जी। अब यहाँ पर अगर हम कुछ और भी इंटीग्रिटीज में जाते हैं, खास तौर से, ठीक है, सर्वे का एक अलग स्टेप, मतलब एक अलग ही तरह की कहानी है जो मुझे लगता है कि विपक्ष एक एक करके जो पत्ते खोल रहा है उसमें कहाँ कौन से पत्ते में खुल के आएगी भी सामने। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं काउंटिंग लोकेशन की, बूथ की, और बूथ में जब काउंटिंग हो रही होती है तो जो लिस्ट वहाँ होती है और उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप हैंड ओवर नहीं करते हैं, जो वोटिंग लिस्ट होती है जो आप साझा नहीं भी करते हैं,
तो उसको कुछ सूचना कुछ वो करके कहते हैं आखिरी वो कुछ कहते हैं उसको जी लिस्ट को, तो वो आप शेयर नहीं करते हैं। लेकिन अब जो आपने चढ़ाए हैं नंबर और जो हाथ में आप कागज़ लेके बैठे हैं, जिसके अंदर ये ठप्पा लगाया जाता है कि इतने लोगों ने वोट कर लिया, जो वोट करने के बाद, तो उसमें भी काफ़ी आप यहाँ पे इस लेयर में भी कई चीज़ें ऐसी हैं, जो कि सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद एक सवाल ये निकल के आता है कि फिर ये सर्वे वाली जो चीज़ है, क्योंकि अगर यहाँ पर अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा रायता फैला हुआ है और उसकी एक-एक कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। कोई भी पक्ष हो, सत्ता हो, विपक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, लेकिन हाँ, ये है कि उस तस्वीर को साफ करना पड़ेगा। काफ़ी धुंधली दिखाई देती है तस्वीर इसमें। जी, बिल्कुल। आप 2 बातें हैं इसमें। आपने बड़ी सही बात बोली कि एक प्रक्रिया है और ये कागज़ हर पार्टी का जिसका उम्मीदवार वहाँ खड़ा हुआ है, उसको इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे या लोग उसको हैंडओवर करते हैं। अब अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति सीरियस नहीं है और शाम को 5, 8, 10 बजे जब भी ये प्रक्रिया खत्म होती है, वहाँ नहीं है मौजूद, तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदारी नहीं है कि वो आपको ले जाके उस चीज़ को दे। लेकिन जनरली जिसमें जिसमें मार्क किया जाता है कितने लोगों ने वोट दिया, वो तो दी भी नहीं जा सकती और ना उसकी जी, फ़ोटो खींची जा सकती है। नहीं इसको बताया जाता है कम से कम उनको कि किसने-किसने वोट किया वो नहीं। एक फाइनली बात होती है कि यहाँ स खत्म हो गई ये प्रक्रिया गिनने की, इतने लोगों ने वोट दे दिया, नंबर दिए जाते हैं, किसने-किसने किसको क्या वोट दिया वो नहीं दिया जाता। एक नंबर दी जाती है। तो लेकिन वो ये कागज़ तो सिर्फ़ उन्हीं के हाथ में रहेगा, वो तो किसी के सिर्फ पास उन्हीं के जाता हाथ नहीं में है। नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। तो वही मेरा कहना है कि आज जो इलेक्शन कमीशन करने की कोशिश कर रहा है, वही पॉलिटिकल पार्टी करने की कोशिश कर रही है। इसमें एक मजबूत पार्टी के रूप में जिनके पास संसाधन थे, बीजेपी एक सोच और संसाधनों के कारण आगे आई। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। सन 2018 में जब राजस्थान की आज ये लोग फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी और उनकी टीम फॉर्मेट की बात कर रही है। एक तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बात चाहिए। वो फॉर्मेट हमेशा इलेक्शन कमीशन इसी चीज के पीछे छुपता है। ये फॉर्मेट की बात 2018 में भी हुई, किताब में भी उसका वर्णन है। उस वक्त राजस्थान के प्रभारी हुआ करते थे एक नेता, मैं नाम लेना उचित ना समझूंगा पर मतलब और लेने में कोई गुरेज भी नहीं है, पर तो उन नेता से मेरी फोन पर एक चर्चा हुई और उन नेता ने कोई कोई ध्यान नहीं दिया। उन नेता ने मेरे फोन का रिप्लाई तक नहीं दिया। तब मैं किसी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वे एक तनखा साहब, उनके माध्यम से गहलोत साहब से मिला और तब ये प्रक्रिया उस वक्त चालू हुई कि ये चीजें हो रही हैं। तो कहने का मैंने इस बात का उल्लेख इसलिए किया कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे आज नेता प्रतिपक्ष ने ये चीज उठाई तो देश में हाहाकार मच गया और ये चीज सामने आई। यह चीज हर व्यक्ति को अपने स्तर पर बहुत पहले करना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष को एक जिम्मेदारी सबसे बड़ी है इस देश में, उनको इस चीज को करना चाहिए, पहले भी करना चाहिए था। जो देर आए दुरुस्त आए, अच्छी चीज है। अब इलेक्शन कमीशन सच में अपनी जिम्मेदारी का वहन करने में सक्षम है या नहीं है, ये एक बड़ी बात हो गई है और ये अब कोर्ट में भी है मसला। तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। पर थोड़े समय के बाद मान लो सत्ता किसी और पार्टी के हाथ में आ जाती है, फिर वही प्रक्रिया करेंगे इलेक्शन कमीशन का, शायद फिर दुरुपयोग हो, शायद, और फिर वही कहानी चले, क्योंकि 20 साल से तो अपन यही कहानी देख रहे हैं। अब अभी आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है या फिर एक फाइट में है कि तुम गलत हो, इसको ज़्यादा साबित करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि कल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके अंदर ये तमाम बातें सामने रखी जाएँगी। अब कौन-सा एटम बॉम्ब का बड़ा बॉम्ब वहाँ पे छोड़ा जाएगा, ये भी देखना होगा। जी, जी, मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन की स्थिति मेरी समझ के अनुसार इस वक़्त बड़ी क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि एक जो क्लीशे थे, जो अपन सुनते आए थे, विनीता जी, कि ये एक संवैधानिक संस्था है, आप इस पर बात नहीं कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से, खासकर 7 तारीख के बाद से ओसीआर, अगर अपन टेक्निकल एस्पेक्ट पहले देख लेते हैं, जो ओसीआर की मदद से, जो सॉफ्टवेयर्स की मदद से तमाम तरह के लोग, जितने लोगों को शायद मैं जानता हूं, वो लोग अपने ट्वीट हैंडल्स पर ये सारी चीजें डाल रहे हैं और उसको पब्लिक कर रहे हैं। जगह जगह से ये चीजें निकल के आ रही हैं। मैं समझता हूं अगर इलेक्शन कमीशन सच में इन चीजों को सीरियसली नहीं लेगा तो ये चीज बहुत रौद्र रूप के बन के आगे आएगी, क्योंकि जिसको कहते हैं ना, राहुल गांधी एज अ नेता प्रतिपक्ष हैज ओपन द पेंडोरास बॉक्स। नाउ दिस इज आउट इन द पब्लिक एंड एवरीबडी हैज सम रोल टू प्ले। वन, दूसरा, इसमें से जो बात निकल के आती है, अगर टेकीज को हटा दें, क्योंकि ये काम टेकीज की मदद के द्वारा हो सकता है,
इसको नेता प्रतिपक्ष ने भी उठा लिया, और कांग्रेसी खासकर कुछ लोगों को मैं जानता हूं, वो लोगों को अपना भविष्य दिखने लगा अब इसमें। और जब उनको अपना भविष्य दिखने लगा तो वो भी उतनी तेजी से फोर्स करेंगे, जैसे कि अनुराग जी उन्होंने जो रायबरेली और दूसरी चीजों के नाम निकाल के बता दिए, तो उन्होंने एक तरीके से ये मान लिया कि नहीं, रायबरेली हो या वायनाड हो या कोई दूसरी असेंबली हो, उसमें गलतियां तो हैं। तो एक तरफ से विपक्ष भी यही कह रहा है, एक तरफ से पक्ष भी यही कह रहा है, और एक तरफ से जनता भी यही कह रही है। तो इलेक्शन कमीशन अब जो भी अपनी मूव रखेगा, मैं सोचता हूं दे शुड कम क्लीन, वेरी क्लीन रादर, क्योंकि उनको पाने और खोने के लिए पर्सनली किसी को कुछ नहीं है। इट इज अबाउट द इज्जत। लेकिन क्या आपको ये लग रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अभी लास्ट हियरिंग हुई थी इस मैटर पर, उसका भी एक बड़ा रोल इसमें है? जी जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जब मैंडेट कर दिया है कि आपको रीजंस बताने पड़ेंगे कि वो वोटर आईडीज या वो वोटर्स को हटाया क्यों गया। शायद योगेंद्र यादव जी, जब जो लोग मृत बताए गए हैं उनको लेके पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट अभी और भी उन लोगों को देखना चाहेगा। अब इससे बड़ा सच तो मैं नहीं समझता कि कुछ होगा। और एक और बहुत अच्छी बात थी, ओपी रावत जी, जो एक वक्त जिस वक्त मैं ये कर रहा था तब मेरा उनसे मान, तो यूपी रावत जी भी उस वक्त थोड़े से स्टबबॉर्न थे पर बड़े समझदार थे। जब गलती सामने दिखाई गई तो उन्होंने एक्शंस लिए, और एक्शंस लेने से किसका फायदा हुआ? डेमोक्रेसी का फायदा हुआ, इलेक्शन कमीशन की साख का फायदा हुआ। जिसको आना था पावर में आया, जिसको देखिए जो पावर में आए वो पावर से चले भी गए, वो दूसरे तरीके से चले गए। वहां एक अलग काम हो गया कि एक विधायक की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई। तो कहने का मेरा मतलब है कि इलेक्शन कमीशन शुड एक्ट टू सेव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द नेशन एंड फॉर देमसेल्व्स। मैं आपके दर्शकों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। मैंने पिछले डिबेट में भी ये बात कही थी कि जब ये देश डेमोक्रेटिक हुआ, आज एक दिन पहले अपन इंडिपेंडेंट हुए थे, एक देश 1950 26 जनवरी में रिपब्लिक बना, उसके एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया और ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इलेक्शन कमीशन कराए। उस वक्त इलेक्शन कमीशन के लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और सब देशवासियों से आह्वान किया कि भाई हम सब लोगों का साथ दो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें हमारा साथ दो और वोटर लिस्ट को बनाने में मदद करो। आज ऐसा आह्वान ना होके, और उस वक्त ये कोशिश रखी गई कि कोई व्यक्ति जो वोटर है उसका अधिकार छूट ना जाए। विमेन्स को वोट डालने की आजादी का हक स्विट्जरलैंड से पहले मिलता है। इससे बड़ी फख्र की बात क्या हो सकती है? तो आज वही हक आपसे हटाया जा रहा है। 75 साल में अगर हमने ये तरक्की करी तो ये बड़ी अजीब किस्म की तरक्की है कि एक वक्त हम हक देने की बात कर रहे थे, हम तब आजाद हुए थे, और आज हम हक छुटाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 1 पर्सन 1 वोट। एक किताब लिखी गई है, अमेरिकन एक जर्नलिस्ट है कैरोल एंडरसन, उन्होंने एक किताब लिखी है 1 पर्सन नो वोट, 1 पर्सन उसका वोट देने का अधिकार नहीं है। और ये दो तरफ की लड़ाई इलेक्शन कमीशन को चाहेगी कि इलेक्शन कमीशन आगे आए और अपनी सफाई में वो बोले जो इलेक्शन कमीशन ना जीतना है ना हारना है, उनका काम निष्पक्ष चुनाव करना। बिल्कुल सही बात है। अभी देखना ही होगा कि इतवार के दिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इलेक्शन कमीशन ने, ये अपने बचाव में रखी है या ये सामने अटैकिंग मोड में रखी है, इससे भी पता लग जाएगा। क्योंकि जिस दिन से राहुल गांधी ने ये अपने प्रेजेंटेशन दी है उसके बाद से लगातार इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से वो तमाम लिस्ट साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे आंकड़े दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो अभी एक बचाव की मुद्रा भी है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ साथ साथ वो एक बहुत अटैकिंग मोड में भी चल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने शपथ पत्र मांगा जो कि उन्हें नहीं मिला। अब ये एक शपथ पत्र में एक बात कहना चाहूंगा, इसको ओपी रावत जी ने बहुत सफाई से कहा, और मेरे कहने से ज्यादा ओपी रावत जी ने जो बोला वो सही। शपथ पत्र का यहाँ कोई रोल नहीं, उन्होंने कहीं कोई सबमिशन नहीं किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सबमिशन थोड़ी ना किया, उन्होंने तो देश की जनता को दिखाया है कि ये कार्यक्रम हुआ है। और वो एक नायाब तरीका है। अगर वो कल शपथ पत्र देके इलेक्शन कमीशन को करते जैसा कि सब लोग करते हैं और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता तो फिर कहां जाते भाई? ही इज नो ऑर्डिनरी मैन। एक वीडियो वायरल हो रहा है विकास जी, उसमें पूर्व चुनाव आयुक्त है और जिनका ये कहना है कि तमाम आइडेंटिटी प्रूफ होने के बाद अगर मैं इस एफआईआर फॉर्म को नहीं भरता हूँ और मेरी नागरिकता पर सवाल उठता है तो ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। ऐसे ही कुछ केसेस अब सामने आ भी रहे हैं कि लोगों के मन में ये डर बैठ गया, ये वहम हो गया कि इस बार अगर वो वोट करने नहीं जाएंगे तो उनकी नागरिकता चली जाएगी, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस वजह से भी कई लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और मतलब जगह जगह से जो कई सालों से नहीं गए, 2-2 दशकों से वोट करने नहीं गए, वो भी लोग इस डर के मारे जा रहे हैं।
तो ये एक परसेप्शन जो चला गया लोगों के जहन में। परसेप्शन की ताकत अपन ने 2024 के चुनाव में देख ली। एक लाल किताब जो कि भारतीय संविधान है, और उस संविधान का डर दिखाया, अच्छा या बुरा जिसका भी फायदा हुआ हो, वो डर और परसेप्शन क्या कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट। तो आपने जो पॉइंट उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसका एक उलट रूप भी है। जो सर्वे आज हिंदू में प्रकाशित हुआ, सीएसडीएस लोक नीति का, उसमें ये पाया गया कि तकरीबन 40% ओबीसी लोग हैं जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है। महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, इकोनॉमिक वीक सेक्शन लोग बहुत ज्यादा हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये लोग बाहर हो जाते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा। पर यह बात जरूर है कि ये पूरी प्रक्रिया जो एसआईआर की है, ये एक गलत ढंग से गठित की गई है। आप अगर इसकी दलील को समझें तो आप ये मानते हैं कि 2024 की चुनाव जिस वोटर लिस्ट पे हुआ था वो फर्जी था। अब ऐसा भी लीप ऑफ फेथ है, कुछ लोग इस हलकों में भी बात कर रहे हैं कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है। एसआईआर तो एक बहाना था, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में एसआईआर होता है, सपोज करें, क्योंकि सिर्फ 11% लोगों के पास जो सर्वे में उनके आए, मेरा कहना नहीं है, ये लोक नीति सीएसडीएस का कहना है। संजय कुमार जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं, पर उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब वो कुछ कहते हैं तो हमको सुनना चाहिए। बड़ी डेमोक्रेसीज में ऐसा ही होता है कि देयर इज अ ग्रुप, देयर इज अ सर्वे ग्रुप, देयर इज अ प्रेशर ग्रुप, देयर इज अ ग्रुप फॉर टेस्टिंग सर्टेन थिंग्स। तो अगर ये बात निकल के आ जाए और आज ही प्रकाशित हुई है तो इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम तरह के सवाल हैं और अब तो प्री पोल सर्वे भी आने शुरू हो गए हैं और उस पर चर्चा करेंगे आपके साथ अगले सेशन में। लेकिन इस बीच में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की भी जो अपनी अटैकिंग की रणनीति है या बचाव की रणनीति है, वो भी साफ हो जाएगी तस्वीर कल तक। बिल्कुल बिल्कुल, अपन को ये देखने को मिलेगा कि वो किस तरह का अपना रोल या अपने डिफेंस के लिए क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। खैर, बहुत दिलचस्प है इस वक़्त देश में लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर के लिए ज़रूरी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों सवाल-जवाब में भले ही भिड़ंत हो, लेकिन होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विकास जी। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।